बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आजकल बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें शुगर की बात कर रहे हैं हम, हर्निया की जैसी एक बीमारी है। ये काफ़ी किस्म की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और कम उम्र बच्चों को आजकल शुगर की बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी है। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर्स, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा हेल्थ के हवाले से सेहत। तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर बासत और डॉक्टर अली मोहम्मद अली, उनसे मैं बात करना चाहूँगी कि ये किन वजह से जो है ये बीमारियाँ बढ़ती हैं और मतलब कम उम्र बच्चे जो हैं, क्योंकि जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनमें भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो आज जो है मैं इन्हीं से बात करूँगी कि मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे पहले खुशामदीद कहूँगी कि आपने मेरे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। डॉक्टर बासत, शुगर की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना कम उम्र बच्चों में भी ना पाई जाती है, जो न्यू बॉर्न जो होते हैं बेबीज़, उनमें भी। तो इनकी क्या वजूहत होती है? शुगर की दो टाइप्स होती हैं, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अमूमन जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें ये है कि आप इंसुलिन पे ही आपकी सारी मैनेजमेंट होती है और आप ओरल मेडिसिन पे उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बेसिकली ये डिफेक्ट हो सकता है एक बच्चे में किसी भी किस्म का, इस वजह से उसको ये शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसमें बहुत सारी आपके फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फैमिली की फैक्टर्स होते हैं, कुछ मैटरनिटी के दौरान, यानी जब उनकी मदर हामला होती हैं उस दौरान अगर उनको शुगर की प्रॉब्लम हो तो बच्चे में चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। बाकी जेनेटिक डिफेक्ट भी है इसमें। बेसिकली अगर बच्चों में शुगर को आपको देखना है तो बच्चों में 4 सिम्टम्स जो हैं वो मेन आपको नज़र आएंगे कि वो उसमें फिर आपको ऐसा आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर डायबिटीज़ हो सकती है बच्चों में, जिसमें बच्चों का वेट बहुत कम होता है, थिन होते हैं बच्चे। दूसरा ये कि उनको प्यास बहुत लगती है और थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने के बाद वो बच्चे थकन महसूस करते हैं। और चौथा ये कि उनको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है। तो ये 4 मेन सिम्टम्स हैं जो अमूमन बच्चों में अगर देखे जाएँ तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनको कैसे हम मतलब पता चले कि वो अच्छा, डायबिटिक पेशेंट बेसिकली है? सिम्टम्स होते हैं ना जो हाइपोग्लाइसीमिया के कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है या शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी में, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बार बार अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बच्चे को हो रही है और बच्चे का अगर हम शुगर चेक करें, शुगर लेवल या तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा होगा तो वो उसमें इंडिकेट करते हैं। बाकी आपको मैंने थोड़ा सा इसमें जिक्र किया कि मैटरनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि बच्चे को डायबिटीज़ की तरफ बच्चा जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि आप सर्जन भी हैं और जो है आप क्योंकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ करते रहते, तो उसमें हर्निया की बीमारी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाई जा रही है। तो ये क्या वजूहत होती है, किन वजह से होती है, और मतलब सर्जरी के बाद अपनी किस तरह से केयर की जा सकती है? अच्छा, हर्निया के हवाले से तो ये ऐसी कोई बीमारी तो नहीं कि जो आजकल कॉमन है, तो बहुत अरसे से जो है वो चली आ रही। और हर्निया की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा। हर्निया भी जो है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बलाइकल हर्निया होता है, पैराम्बलाइकल हर्निया होता है। इसके अलावा अंदर जो है डायफ्रामेटिक हर्निया होते हैं, बहुत सारे हर्नियाज होते हैं। अच्छा। और हर्निया का जो इलाज जो है वो सर्जरी है। सर्जरी में जो है हर्निया बेसिकली एक डिफेक्ट होता है एब्डोमिनल वॉल में, जो हम ये कह सकते हैं कि जो पेट की जो दीवारें हैं, जो पेट के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है आंत या आंत का कोई हिस्सा, चर्बी या पेट की चर्बी या आंत का कोई हिस्सा बाहर आ जाता है। इसको हर्निया कहते हैं। और इस डिफेक्ट को रिपेयर करके इसके ऊपर मैच लगा के जो है वो एक तरह से इसकी सर्जरी है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि कोई दवा दे दें या कोई ऐसी चीज़ दे डिज़ोल्व हो दें कि जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं। मेडिसिन से? इसका डिफ़ेक्ट है और डिफ़ेक्ट का इलाज सर्जरी है। जहाँ तक आप फैक्टर्स पूछती हैं तो फैक्टर्स ये है कि कुछ ऐसे होते हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से, जैसे अम्बलाइकल हर्निया अक्सर बच्चों में होता है। अम्बलाइकल हर्निया जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से जो है वो बच्चों में अम्बलाइकल हर्निया होता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो कॉज जो हर्निया की वो है ओबेसिटी और जो है वो वेट लिफ्टिंग, अच्छा। मेन जो कॉज इसका तो हैं। मैंने भी सुना है कि वेट उठाने से जो है आपका ये हर्निया जो हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही सुना आपने। वेट उठाने से जो या है वो कॉन्स्टिपेशन हो गया उस। कॉन्स्टिपेशन है, वेट लॉस है, स्मोकिंग है अच्छा। और इसके अलावा कुछ और कंजेनाइटल जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह से भी होते हैं अच्छा। हर्निया। तो मतलब अगर जैसे ये हर्निया हो जाता है
तो उसके अलावा जो मतलब अगर जैसे सर्जरी के बाद उसकी कोई मतलब केयर घर में कर सकते हैं, किस तरह से की जा सकती सर्जरी है? के ये दोबारा होता है, दोबारा हाँ, ये हो दोबारा सकता है बिल्कुल हो ये? सकता है, दोबारा बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे एक पेशेंट है, अगर उसका राइट साइड का हमने हर्निया किया है, ठीक है, और जो है वो पेशेंट हमें आके कहे कि हमें दोबारा तो हर्निया नहीं होगा, तो लाजमी बात है लेफ़्ट साइड पर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये सर्जरी कि के बाद भी हो सकता है? जी हो सकता है। और दूसरा ये है कि सर्जरी हमने की है उसमें एक रिकरेंस भी हो सकती है हर्निया की। अगर जो है पेशेंट को जो हमने कहा है कि वेट लिफ्ट नहीं करना, अपनी ओबेसिटी का ख्याल रखना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, वो सब चीज़ें कर रहा है सर्जरी के बाद, तो दोबारा बिल्कुल चांसेस हैं कि जो है सर्जरी के बाद भी हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया इसकी भी कैटेगरीज हैं, तो ये मतलब क्या कैटेगरीज हैं इसकी? कैटेगरीज या टाइप्स कह लें आप, टाइप्स आपने ठीक है। बोला, हाँ। टाइप जो हैं वो इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताएंगे, जैसे एरियाज़ के हिसाब से हैं कि जैसे इंग्वाइनल रीजन में अगर है तो वो इंग्वाइनल हर्निया है, अम्बलाइकल रीजन में है या पैरा अम्बलाइकल ही है तो वो पैरा अम्बलाइकल अम्बलाइकल हर्निया कहलाते हैं। इसके अलावा जो है वो डायफ्रामेटिक हर्निया और बहुत सारे हर्निया जो हैं वो मतलब रेयर हैं, लेकिन वो एक तरह से टाइप्स हैं हर्निया की। जैसे ऑब्ट्यूरेटर हर्निया होता है, वो बिल्कुल अंदर आंतों के अंदर होता है, वो सारी चीज़ें तो हैं, टाइप्स हैं। मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। देखें, जो कॉमन जो हर्नियाज़ हैं वो इंग्वाइनल हर्निया है और पैराम्बलाइकल हर्निया। इसमें रिकवरी में जो है सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 6 से 8 हफ्ते जो है वेट लिफ्टिंग ना करें, 6 से 8, ठीक है। और इसमें भी जो है वो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि अपना जो मेरा 5 साल का बच्चा है, मेरा 2 साल का बच्चा है, वो लिफ्ट बच्चा तो चले खैर वो उठा सकते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। दूसरा अपनी जो है अगर मोटा पेशेंट है तो ओबेसिटी का उसका ख्याल रखना है, अपना वेट रिड्यूस करना है। तीसरा ये है कि अगर बाइक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका ख्याल रखना है कि बाइक जो है वो एहतियात करें, वो यूज़ ना करें। तो ये चंद जो हैं वो हम पोस्ट ऑप जो है पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है उनको। डॉक्टर साहब, क्योंकि शुगर के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि शुगर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो शुगर में भी कैटेगरीज जैसे गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन, और जो है मतलब इसमें भी टाइप्स हैं जिस तरह से, क्योंकि एक इसकी लास्ट स्टेज है उसके भी हवाले से हम बात करें, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शुगर के भी हवाले से, हमने बात की हर्निया के हवाले से। मैं डॉक्टर बासित के पास फिर से जाऊंगी क्योंकि शुगर जो है इसमें भी काफ़ी इक़सामात हैं, तो वो जो इनकी ये शुगर किस वजह से होती है, इनकी क्या लास्ट स्टेज है, क्या कॉजेज़ हैं, ये सब आप मुझे आज बताएं। आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग बड़े प्रोन हो गए हैं कि आगे जाके हम लोगों को शुगर के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली जो मेन एक क्राइटेरिया शुगर का वो यही है कि आपके ऊपर सबसे पहले तो सिम्टम्स आते हैं जिससे आप डायग्नोस करते हैं कि शुगर आपको है या नहीं। उसमें कुछ सिम्टम्स जो है मोटे मोटे वो ये हैं कि आपको प्यास का ज़्यादा लगता है, रात का यूरिन बार बार आता है, आपको दिन में भी आ सकता है खैर। बाकी आपका वेट या तो बढ़ेगा, भूख आपको ज़्यादा लगेगी, तो ये शुगर के सिम्टम्स हैं। बाकी इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो ये कि स्मोकर्स में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी किसी को ब्लड प्रेशर हो पुराना, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ रहा हो, वेट उसका बढ़ रहा हो, तो उससे शुगर आपको होने के चांसेस हैं। बाकी आपकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी आपके लाइफ में एक्टिविटीज़ कम है, आप एक जगह पे बैठे हैं, यानी ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग जो होते हैं सुबह ऑफिस चले जाते हैं, सीट पर बैठे हैं, फिर वो अपना लंच भी वहीं पे कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी वहीं पर हो रहा है उनका, जंक फूड्स आपका चल रहा है, आप आर्टिफिशियल फ्लेवर स्वीटनर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपको ज़्यादा है, तो आप प्रोन हो सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो इसका जो मेन फैक्टर है वो आपकी ओबेसिटी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका BMI बढ़ेगा जिससे आपको आगे जाके शुगर हो सकती है ना। तो मेन जो फोकस है वो ये है कि आपकी लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे आप, जितना एक्सरसाइज को तवज्जो देंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, तो आप बच सकते हैं शुगर से। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक दफ़ा हो गई तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन उसमें ये कि आपको पेशेंट का भी ना डाइटरी काउंसिल करना पड़ता है, आपको पेशेंट को भी समझाना पड़ता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें।
मेरे ख्याल से इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन मैंने तो डॉक्टर साहब ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एक्टिव हैं, ऑफिस जॉब भी कर रहे हैं, उनके घरेलू काम भी साथ साथ कर रहे हैं। ख़वातीन की मैं बात करूँ जहाँ तक, क्योंकि मेरी अपनी मामी का भी उनके साथ भी इस तरह का एक हादसा हो चुका है, उनको तो गैंग्रीन का उनके साथ इशू हुआ था। अच्छा, इसमें स्ट्रेस फैक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका कोई अच्छा। ऐसा काम है जिसमें आपको स्ट्रेस कंटिन्यूस मिल रहा है, आपके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें आपको स्ट्रेस की तरफ जो आपको मजबूर कर रही है, या आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी आपको डायबिटीज़ के कॉजेज़ हो सकते हैं। बाकी रहा सवाल गैंग्रीन का, तो गैंग्रीन आ जाती है शुगर की कॉम्प्लिकेशन में। फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे को 10 से 15 साल शुगर को हो गए और वो शुगर को समझें एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहा है, यानी कोई उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, अपनी शुगर को चेक नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है कि मॉर्निंग में उसकी शुगर क्या है, इवनिंग में उसकी शुगर क्या है, सोते वक्त उसकी शुगर क्या है, मेडिसिन की डोज भी वो 3 टाइम अगर उसको मेडिसिन लेनी है तो वो 2 टाइम ले रहा है, कभी कभार स्किप कर देता है डोज, तो उसको नहीं पता कि उसकी बॉडी में शुगर लेवल क्या चल रहा है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं ना, वो अगर अमूमन वैसे 3 महीने की वो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है कि आपकी बॉडी में शुगर की ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। हर 3 महीने बाद कराना चाहिए। हर 3 महीने बाद। अच्छा। वैसे तो रिकमेंडेशन जो है उसकी 3 मंथ्स के बाद ही है, बाकी अगर आप 6 मंथ्स के बाद भी करा सकते हैं। साल में 2 दफ़ा तो एटलीस्ट आपको वो करवाना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपनी आंखों का भी एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि मेन जो है शुगर में आपको कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उसमें आपकी आईसाइट्स को भी डिस्टर्ब करता है वो। दूसरा ये आपके रीनल फंक्शन, आपके गुर्दों में भी आपके मसले कर सकता है ये, और हार्ट की प्रॉब्लम में भी आपको कर सकता है, यानी अचानक हार्ट अटैक हो सकता है शुगर के पेशेंट्स को। आपने अमूमन ये बात सुनी भी होगी कि किसी को कोई अरसे से शुगर थी, अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, कोई दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो शुगर के पेशेंट्स का जो मेन है ना वो सेल्फ मॉनिटरिंग है, यानी अपनी शुगर उनको मॉनिटर करनी है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल उनकी 110 से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट की ना 110 120 तक होनी चाहिए। और रैंडम का भी इसमें कोई किरदार? बिल्कुल रैंडम यानी दोपहर को खाना खाने के बाद जब दोपहर की शुगर जो है उनकी 180 से 200 के दरमियान होना चाहिए, जो आजकल एक स्केल चल रहा है ना नापने का इसमें। बाकी 180 तक हो तो बेहतर है, 200 भी मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी भी है, तो 180 तक रैंडम होनी चाहिए। बाकी आप सेल्फ मॉनिटरिंग करें शुगर की, आपको ग्लूकोज स्ट्रिप ग्लूकोमीटर यूज़ करना आना चाहिए, तो आप मेरे ख्याल से इस बीमारी पे बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें फिर आपको गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन में क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने खुदरे तौर पे छोटी छोटी नसें रखी है ना, जो डायबिटिक पेशेंट होती हैं उनके नसों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वो किस वजह से न्यूरोपैथी कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है ना शुगर की, न्यूरोपैथी। उसमें क्या होता है कि शुगर के पेशेंट के लिए एक बात बड़ी मशहूर कहते हैं कि वो अपने चेहरे का इतना ख्याल ना करें जितना वो अपने पैरों का ख्याल करें। अच्छा। क्योंकि जब आपकी शुगर बढ़ी हुई होती है कंटिन्यूस, आपकी नर्व वीकनेस शुरू हो जाती है, यानी आपके पैरों में सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पैर पे कोई छोटी सी चीज़ भी लगती है, फ़र्ज़ करें अगर सुई लगती है या कोई ऐसी चोट लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पैर में चोट लगी हुई है और आप उस चोट के साथ घूम रहे होते हैं। आपकी शुगर बढ़ी हुई होती है, आपका ज़ख़म सूख नहीं रहा होता। इन द एंड आगे जाके उस ज़ख़म के अंदर जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो फिर गैंग्रीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और उसमें भी आप फर्दर अपनी लापरवाही कर रहे होते हैं, शुगर आप अपनी मैनेज नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो गैंग्रीन वो बढ़ते बढ़ते फिर आपके पैर को पूरा इफ़ेक्ट करता है, आपके नर्व्स को पूरा डैमेज करता है, आपके पैरों की ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब करता है। फिर इन द एंड आगे जाके फिर एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन एम्पुटेशन कोई हल नहीं होता इसका, अगर आप बेसिकली अपनी लाइफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और आप सेल्फ मॉनिटर करें अपनी शुगर को, तो आप बच सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से। असली चीज़ होती है आपके पेशेंट की काउंसलिंग। आपके पेशेंट को अब एक बीमारी हो गई है, अब उसके साथ उसको लाइफ टाइम रहना है, जब तक वो कब्र में नहीं जाते उस बीमारी के साथ उनको सर्वाइव करना है। तो उनको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ना, एक सबसे पहले तो मेंटली तौर पे उनको एक्सेप्ट करना है कि अब वो डायबिटिक हो गए, उनको मेडिसिन्स भी टाइम पे लेनी है, उनको अपनी सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, तो इंशाल्लाह फिर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। के हवाले से आप मुझे बताइएगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, क्योंकि गैंग्रीन जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग से भी हो सकता है, शुगर, अच्छा ये जो शुगर है उसकी कौन सी स्टेज होती है गैंग्रीन? ये लेट स्टेज है ना, जब आपको बिल्कुल एंड जो देखें लास्ट बेसिकली ये यंग एज में भी गैंग्रीन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में। अगर आप अपनी शुगर सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे,
आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूस रेस्ट आ रहा है, तो उससे आपके ऑर्गन को डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस यंग एज में भी आ सकती है। मेन फोकस ये है कि आप अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखें, जो गालिबन मैं आपको बता चुका हूँ कि फास्टिंग आपकी इतनी शुगर होनी चाहिए, रैंडम आपकी इतनी शुगर होनी चाहिए। HbA1c लेवल अगर आप डायबिटिक हैं तो 6.5 से लेकर 7 के दरमियान होना चाहिए आपका। अगर HbA1c लेवल आपका बढ़ा हुआ है 7.5 या 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब आपको मेन आपका फोकस ये है कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। आप अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे डाइटरी हैबिट के थ्रू, जो शुगर की मेडिसिन होती हैं उसके थ्रू, एक्सरसाइज करके, वेट लॉस करके, आप स्मोकिंग अपनी कम करके, ब्लड प्रेशर आपका 140 90 के दरमियान हो, तो आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ लाइव कॉलर भी जो है उनका भी सिलसिला जारी है, क्योंकि उन लोगों के जो सवालात होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, अगर आप लोगों के कोई सवालात है तो आप हमसे हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद है, सर्जन मौजूद हैं, आप उनसे जो आप लोगों के सवालात हैं आप लोग कॉल करके हमसे जो हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैं आपके पास आऊँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गैंग्रीन में सर्जरी होती है, इसमें इसका लास्ट जो है एक ये कि इसमें ऑपरेट होना ज़रूरी है। तो जब आप लोग सर्जरी करती हैं, क्योंकि पैरों में तो काफ़ी सारी वेन्स होती हैं, तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता? और इस तरह की जब केसेस आ जाते हैं, जो जैसे गैंग्रीन पेशेंट्स आ जाते हैं, इतनी क्रिटिकल की कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है, जब मेरी मामी को हुआ था तो मैंने देखा तो उनके तो पैर इस तरह के जैसे बलून है ना, इतना मतलब उनके वो फ्लोट कर रहा था, इस तरह का उनका वो जो था अंदर का जो था, क्या आप बोलते हैं उसे, क्लॉटिंग हो गई थी। अच्छा। और वो खून अलग हो गया था और सब, मतलब बहुत ही बुरी उनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, इन्फेक्शन हो गया था उनको ना, बहुत सीवियर ज़्यादा इन्फेक्शन। तो मतलब उनके तो पैर हमें नजर अंदर से स्किन नज़र आ रही थी। तो आप लोग वो किस तरह से करते हैं सर्जरी? देखें, इसमें भी जो है वो हमारा जो मकसद ये होता है कि पेशेंट जो है वो उसका पैर बचाया जाए, ठीक है, और पैर या जहाँ पर भी उसे गैंग्रीन है कोशिश की जाए कि वो हिस्सा जो है वो हम कोशिश करें कि जो ख़राब है गैंग्रीनस एरिया है उसी को जो है हम कट करें और बाकी हिस्सा जो है बचाया जाए। अब जैसे पेशेंट जो है वो उसके अगर फिंगर्स जो हैं, सिर्फ टोज़ जो हैं वो अगर गैंग्रीनस हैं, तो कोशिश ये करते हैं सिर्फ टोज़ को जो है वो गैंग्रीन पार्ट जो है उसको कट करें, पूरा पैर जो है उसका बचाया जाए। तो हाँ, मुश्किल तो होती है बिल्कुल, जो है वो सारी आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं वो सब सर्जरी के दौरान कभी भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, मसला तो होता है बिल्कुल, और सर्जरी के बाद भी जो है पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल। तो अगर इस तरह की कोई पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप लोग किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि गैंग्रीन हो गया, हम कोई भी सर्जरी के हवाले से हम बात कर लें, क्योंकि हमारे जो नाजरीन है वो सर्जरी का नाम सुनते ही, नाजरीन की हमारी जितनी भी पब्लिक है वो सुनते ही ना वो हो जाते, डर जाते हैं कि सर्जरी हो रही है। तो एक खौफ जो उनके दिलों में बैठा, मैं चाहती हूँ कि आप जो उनका वो खौफ ख़त्म करें कि सर्जरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे की जान ले जाए। तो आप जो कुछ हमारे नाज़रीन को उनको सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारी मतलब हमारी अपने खुद के लिए क्या बेहतरी है इसमें सर्जरी कराना या फिर नहीं? देखें, सर्जरी तक तो नौबत उस सूरत में आएगी ना कि जब पेशेंट जो है वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारी बुक्स में अक्सर यही लिखा हुआ होता है, जो उन्होंने बात की है कि आप जो है अपने चेहरे की सफाई जिस तरह चेहरे को अपना साफ़ रखते हैं, ठीक है, उसी तरह कोशिश ये करें कि अपने पैर जो है उनकी सफाई, डायबिटिक पेशेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट, तो वो जो है अपने पैर की सफाई भी इसी तरह रखें। अब एक पेशेंट ये है कि वो ये सोच के बैठे कि नहीं सर्जरी वगैरह जब हो जाएगा तब सारा मामला बेहतर हो जाएंगे, शुगर जो है बिगड़ती है, बढ़ती है। तो आप अपना शुरू से ही जो है ना प्रिवेंशन, यानी अपना आप सोच के रखें कि भाई शुगर आप अपनी बढ़ने ही ना दें। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि आप एक चीज़ आपको पता चल गई है कि शुगर आपको हो गई है, डायबिटीज़ हो गई, तो उसको एक्सेप्ट कर लें कि भाई शुगर हमें हो गई। और दूसरा, जो दवाएं डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं या इंसुलिन जो बताते हैं जो डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं, तो उनको टाइम से जो है वो लेते रहें तो गैंग्रीन तक बात नहीं आएगी। और अगर गैंग्रीन तक बात आ गई तो फिर जो है वो फिर बड़ा एक अजियत वाली बात होती है पेशेंट के लिए भी, पेशेंट के जो है वो घर वाले जो हैं वो सब, मतलब एक अगर आप लेट सपोज एक यंग बंदा है और उससे जो है खुदा न खास्ता पैर में अगर गैंग्रीन हो गया और वो जॉब पर जाता है और पूरे फैमिली जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक यंग बंदे का अगर पैर कट गया
तो वो तो फिर सब ज़ाहिर है चीज़ें पीछे तो डिस्टर्ब हो गई ना, फैमिली, जी, जी। वो तो डिस्टर्ब हुआ, उसके साथ पूरी फैमिली जो है वो सब चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो गई। तो सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आप अगर उसका ख्याल रखें तो कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि बहुत ही पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं। आप जो है 2-4 चीज़ें हैं, बस आप डॉक्टर की हिदायत जो बता रहे हैं डायबिटोलॉजिस्ट, उसके ऊपर जो है अमल करें और शुगर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो अक्सर अपने मरीज़ों को जो है वो वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ। अच्छा। अब वसीम अकरम को आप देखें ना, वो इस एज में भी जी हाँ, जो बिल्कुल, है उन्होंने वो फिर भी अपने आप को लगता नहीं मेंटेन कि रखा जो है, है वो नहीं लगता, डायबिटिक है, बिल्कुल, किस जी। तरह जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं। तो शुगर के हवाले से जो, और दूसरा एक और मशवरा मैं मरीज़ों को मैं ये ज़रूर देता हूँ कि अगर शुगर इनकी कंट्रोल भी है, सारी चीज़ें इंसुलिन भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, अगर शुगर कंट्रोल भी हैं, तो एक मर्तबा ज़रूर डॉक्टर जो इनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिल के आएँ, सिर्फ सलाम करके आ जाएँ, मिल के आकर शक्ल दिखा कर आ जाएँ। वो क्योंकि शुगर के हवाले से बहुत सारी दवाइयाँ चेंज हो रही हैं, बहुत सारी रिसर्च आ रही हैं, तो हो सकता है आपको कोई दूसरी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते, हो हाँ, सकता है बहुत आपकी सारे लोग मैंने मेडिसिन कम देखा है कर जो दें। डॉक्टर एक दफ़ा मेडिसिन लिख के देता है, वो वही प्रिस्क्रिप्शन रिपीट करते आप रहते हैं, पूछें वही वो चलती रहती लास्ट है कब उनकी। दिखाया था डॉक्टर को, 8 महीने पहले दिखाया था। शुगर का टेस्ट कब करवाया था, HbA1c, जो 3 महीने में होना चाहिए, वो तो 2 साल हो गए। हाँ, शुगर असल में लेकिन आपकी थोड़ा शुगर आपकी सिनेरियो सही ये है। भी है कि आजकल के दौर में ना ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो गई है, जी हाँ। तो और अब तो माशाल्लाह लोगों ने हमारे ना गवर्नमेंट ने वैसे अपनी भी महंगी कर दी हैं दवाइयाँ और भी असल ज़्यादा। में बस ये हमारी शायद बस एक कोताही है इसमें कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास ना, तो हम ये समझते हैं कि डॉक्टर जो है वो गैर ज़रूरी टेस्ट लिख कर दे रहे हैं। अमूमन देखें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के रिलेटेड पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर हो चुकी है तो आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचेगा। जी हाँ। तो डॉक्टर आपको जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि आपके ऑर्गन्स के फंक्शन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे शुगर की वजह से। जी। क्योंकि बेसिकली शुगर अगर आपको होती है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन द एंड आपको कॉम्प्लिकेशंस में तो जाना है। बिल्कुल, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ मानसेरा से। जी, आपका आसिफ। शो बहुत ज़बरदस्त है और आप हर मौजू पे बात करती हैं, बड़ा अच्छा है। और मानसेरा में बहुत देखा जाता है आपका शो। मैं डॉक्टर बासित साहब, मोहम्मद अली साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो गुर्दे की पथरी जो होती है ये किस वजह से होती है? एक बंदा जो छालिया वगैरह नहीं खाता उसको भी गुर्दे की पथरी होती है, तो किस वजह से होती है? मेरा ये डॉक्टर साहब से सवाल है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अच्छा, ये आपका जो सवाल है गुर्दे में पथरी किस वजह से होती है, ये इसके जो कॉजेज़ मेनली जो ज़्यादातर जो है वो देखा गया है वो पानी कम पीने की वजह से, कि जो कुछ ऐसे पेशेंट जो पानी की मिकदार अपनी जो है कम रखते हैं, उनमें जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गुर्दे की पथरी के। दूसरा जो रीज़न है कि पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो जो है एक रीज़न ये भी बनता है। तीसरा ये है कि कौन से एरियाज़ में रहते हैं, कि जैसे मेरे पास अक्सर जो पेशेंट बलूचिस्तान के आते हैं, तुर्बत के आते हैं, तो उनमें जो है वो किडनीज़, वैसे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, पेशेंट बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन जो है आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो दोनों गुर्दे जो है वो पथरी से भरे हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा रीज़न जो है वो हेरिडिटरी भी रीज़न होते हैं, कि फैमिली से जो है फैमिली हिस्ट्री हो किसी की, कि जैसे वालिद को अगर है या वालदा को है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ और जो रीज़न हैं उनके वो कंजेनाइटल कॉज होते हैं, कि जो तो अगर वो किसी को होते हैं तो वो तो बड़े ख़तरनाक हैं, वो तो जो है फिर उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चंद रीज़न हैं। और हाँ, जहाँ तक इन्होंने छालिया की बात की है, तो छालिया से तो पथरी नहीं होती। नहीं, छालिया से नहीं होती, क्योंकि आजकल की जो हमारे वैसे भी अगर हम अपनी डेली अगर डाइट देख लें तो उसमें कितनी मिक्सिंग वाली अब तो चीज़ें आने लगी हैं, जो मिलावट का, आप मिर्च मसाले ले लें, आप खाने पीने की अब मीट लेने चले जाएं, उनमें भी आपको वहाँ पे से जैसे पत्थर निकल आता है, तो मतलब हमें नहीं पता चलता चावलों में कितना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि छालिया से होती है, ये बात हम ये तो अंडरस्टूड है। तो ये है, आप दोबारा से कंटिन्यू करें, आप बोल रहे थे, सॉरी। तो छालिया जो है, इन्होंने कहा तो छालिया से तो जो है ऐसे कोई पथरी नहीं होती। हाँ, ये है कि जो है मरीज़ों को जो है डराने के लिए और जो है वो हम कह देते हैं कि भाई छालिया से होती है, इस चीज़ का ख्याल रखें और ना खाएं।
आज तो हमारे कुछ जो नाज़रीन है सुन रहे वो हैं कि छालिया जो है खाने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब से डराने लेकिन के इसका लिए मतलब बोलते ये नहीं कि अब आप सब छालियाँ खाएं, क्योंकि आपको पता है जितनी आर्टिफिशियल हमारे फ्लेवर जो यंगस्टर है, स्वीटनर जो होते हमारे हैं। जो नौजवान लड़के लड़कियां होगी, वो तो खुश हो गए होंगे जो छालियाँ खाते नहीं हैं। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं होती छालियाँ, आपको पता है डायबिटीज़ भी कॉज करती है छालियाँ, क्योंकि अच्छा। शुगर लेवल बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ें, शक्रीन इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो बिल्कुल आपको ये कर सकती है शुगर, तो आप अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल हाँ ना ये खाएं। तो है, जैसे छालिया हो और गया, भी आज के नई नुकसान नई है किस्म इसके। की जो है चीज़ें आ रही हैं अजीब व गरीब, जो हमारे लड़के लड़कियां दोनों ही खा रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे नाम कोट नहीं करना चाहूँगी। जैसे गुटखा हो गया, गुटखे में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ गई हैं, तो वो भी एक जो है इसका भी, उससे भी आपको जो पथरी हो सकती है। तो आप बोल रहे थे कि उसमें भी चूना वगैरह सब चीज़ें मिक्स हुआ होता है, तो ये सब बिल्कुल, ये भी लेकिन इसकी- मेन जो है ना वो आपको ये बस ख्याल रखना है कि पानी जो है उसकी मिकदार ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अगर पानी जो है कम पीने की वजह से जो है अगर पथरी हो रही है, और एक इंसान अगर अपना डेली पानी की जो है वो इनटेक सही रख रहा है, यानी 10 से 15 ग्लास अगर डेली पी रहा है, जी हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला बनेगा, क्योंकि गुर्दे उसके फ्लश होते रहेंगे। अगर कोई छोटा निडस बनता भी है स्टोन का तो वो फ्लश होता रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपना जहन में ये सोच के रखें कि शायद पानी कम पीने की वजह से हुआ है, और पानी की मिकदार जो है अपनी ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह जो है वो चांसेस कम होंगे स्टोन बनने अच्छा, के। ये क्योंकि गुर्दे का जो ये जो बीमारी है, इसके हवाले से भी हम बात करते हैं, क्योंकि गुर्दे का जो है पहले हमारे पास लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। मैडम, आज का जो आपका टॉपिक है सेहत पे, बहुत अच्छा आपका शो हो रहा है। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो डॉक्टर बासित साहब से, कि बासित साहब, जब मैं अभी मौसम चेंज हो रहा है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो मेरे जो पसीना है वो ठीक ठाक आ रहा होता है, और पाँव में जलन भी ठीक ठाक हो रही होती है। तो क्या शुगर से इससे कोई रिलेटेड है? नहीं मेरा ये देखिए, सवाल है। आप मुझे अपनी एज कंफर्म करेंगे नुमान साहब? डॉक्टर साहब, मेरी 31 है। 31। और आपका वेट क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे जो वेट है 67 है। 67। और आपका हाइट? हाइट 11 है। 5 फीट 11 इंच। जी जी जी। अच्छा नुमान साहब, बेसिकली ये आपकी स्किन एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप ये महसूस कर रहे हैं। आप कितने आवर्स की जॉब करते हमारी हैं? लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, इनका जो सवाल है आप उसका जवाब मैं चाहूँगी। अच्छा, वैसे इनकी हाइट के हिसाब से वेट थोड़ा सा तो ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि ये डायबिटिक हो सकते हैं। एज भी इनकी कम है, तो अमूमन ये मुझे लग रहा है कि जो लोग ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, मसलन 8 से 10 घंटे ऑफिस में वो रहते हैं, तो सुबह के वक्त जब वो निकल रहे होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो शूज़ अपने पहन लेते हैं, और फिर 10-11 घंटे की जो उनकी जॉब होती है उस दौरान वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो इससे स्किन इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी होने के चांसेस हैं। या तो अब इसका यही तरीका है कि आप अपने मिड में ज़ोहर की अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू वैसे ही हो जाता है, उसमें आपके पैर वैसे ही वॉश हो जाते हैं, फिर असर में भी वॉश हो जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, आप कुछ देर के लिए अपने सॉक्स को उतार दिया करें और आपके पैर पे थोड़ी सी हवा लग जाए। उससे ये होगा कि आपके जो पसीना है वो ज़्यादा स्किन इरिटेट नहीं करेगा आपका। और अगर आप डार्क कलर्स के सॉक्स पहनते हैं तो आप लाइट कलर के सॉक्स पहनें, क्योंकि जितने डार्क कलर्स होते हैं जिसमें ब्लू और ब्लैक आ जाता है वो स्किन इरिटेंट होता है उसमें जो कलर्स होते हैं। जी हाँ। तो वो कुछ सेंसिटिव स्किन्स को तंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, कुछ लोगों को छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। तो ये तरीका है थोड़ा सा अपना नायलॉन सॉक्स और जो कलर आपने बोला। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, शमशाद बात कर रहा हूँ गवादर से। जी जी, शमशाद साहब खैरियत से हैं, बोलें। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बॉडी भी उसकी इतनी हाइट भी बराबर है, वजन भी बराबर है, पैरों में उंगली में उठार पड़ जाते हैं, और मैं उसके अंदर रुई डाल के ना हर किस्म के वेट इस्तेमाल किया, लेकिन कोई मुझे साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली बेसिस में जॉब कर रहा हूँ। शमशाद साहब, अपना सवाल आप दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अगर कि मेरे उंगलियों में जो है ना वो जख्म पड़ जाते, फुटराड आ जाते हैं, उंगली जो पैर की उंगली है ना इसके अंदर, इस सब की हाल बता दें। जी जी। आपकी उम्र क्या है शमशाद साहब? आप डायबिटिक हैं? मैं तकरीबन 43 ईयर मेरी एज है। 43 आपको शुगर का मसला तो नहीं है शमशाद साहब?
नहीं सर, शुगर बराबर है, बीपी कोई मुझे बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। लेकिन फिर भी मैं उंगलियों के अंदर रुई रुई रख के ना फिर साके चला लेता हूँ, उससे गुजारा के नॉर्मल 2 दिन अगर मैं रुई न लेता तो उंगलियों के अंदर ना फिर वो जख्म पड़ जाते उसमें। अच्छा, बेसिकली मुझे तो ये स्किन एलर्जी लग रही है, जिसको आप फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसका तरीका यही है कि आप अपने एक फुट सपोर्ट फुट और टो सपोर्ट मिलता है अमूमन मेडिकल स्टोर्स पे, उसमें ये होता है कि स्पेस बने हुए होते हैं, आप अपने पैरों की उंगलियों के बीच में उसको रखेंगे तो वो ये कि आपकी पैरों की उंगलियां खुली रहेंगी और उसमें हवा लगती रहेगी और इन्फेक्शन के चांसेस वो तो किसी भी आपको वो हर जगह पे मिल जाते हैं। तो आप वो इस्तेमाल करें, साथ में आप कोई अच्छा स्किन ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि ये कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसको कवर अप करे। बाकी आप इसके ऊपर ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि ड्राइनेस ना हो। कुछ लोगों को ड्राइनेस की वजह से क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों को इन्फेक्शन और ड्राइनेस की वजह से भी स्किन इरिटेट होती है। तो आप ये चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मोस्ट प्रोबेबल स्किन इन्फेक्शन लग रही है, एलर्जी लग रही है ना। बाकी तो ये है कि फिजिकल देखने के बाद ही बीमारी का ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होता है। तो आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। या अपनी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दें, हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप कुछ बता रहे थे गुर्दे के हवाले से, आप बात कर गुर्दे रहे के थे। हवाले से ही जो इनका सवाल था उसी पर हमारी जो है वो बात चल रही थी कि ये स्टोन जो है वो क्यों बनते हैं। तो वो मैंने आपको जो अलामात बताएं कि जो ज़्यादातर जो रीज़न जो है वो पानी कम पीने की वजह से है, और दूसरा एरियाज़ का भी जो है फैक्टर होता है कि कुछ जो है पेशेंट बलूचिस्तान या तुर्बत की तरफ के जो रहने वाले हैं उनमें शायद पानी जो है वो उनका कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से स्टोन जो हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं उनके। और हाँ, एक चीज़ जो है वो ये है कि कुछ पेशेंट जो हैं हमसे सवाल करते हैं कि जैसे हमने आपने सर्जरी जो है वो हमारी कर दी, गुर्दे के अंदर जो है वो स्टोन वो क्लियर कर दिया, गुर्दे की नाली में या ब्लैडर में जहाँ स्टोन है वो आपने क्लियर कर दिया, सर्जरी कर दी, अब दोबारा तो नहीं होगा। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई अगर आपको कोई सर्जन या कोई डॉक्टर अगर ये कहता है कि मैंने गुर्दा जो है क्लीन कर दिया है, गुर्दे की नाली साफ़ कर दी है, ब्लैडर साफ़ कर दिया है, मसाने में अब कोई स्टोन नहीं बनेगा, तो मेरे ख्याल से वो झूठ कहता है। अच्छा। क्योंकि एक बंदा जो पेशेंट जिनके गुर्दे के अंदर या गुर्दे की नाली में मसाने में एक दफ़ा अगर स्टोन बन जाता है, तो अगर एक नॉर्मल बंदे से अगर इसको कंपेयर करें तो उसमें जो पेशेंट था उसमें दोबारा से स्टोन बनने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। अच्छा। ये हमारी गाइडलाइंस कहती हैं, क्योंकि जो है वो एक मरतबा जब उसका स्टोन गुर्दे के अंदर बन गया तो वो दोबारा से चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर एक नॉर्मल बंदे, तो यानी उसको ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा। कि एक मरतबा जब इसकी सर्जरी हो गई है, स्टोन क्लियर कर दिया, तो उसको ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो है वो अपनी पानी की मिकदार जो है वो अच्छी रखे। दूसरा, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है मेडिसिन उसको अपने सही तरीके से ले, और जो सर्जरी के हवाले से जो पोस्ट ऑफ एडवाइस है उन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक तो है, दोबारा से मैं स्टोन डॉक्टर बन साहब सकता आपकी है। बात को मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात करें? जी, नौशा खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, बोलें। जी, मैंने अभी टीवी लगाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं तकरीबन मेरी 52 एज है इस वक्त। जी जी, तो शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा, अभी मैंने 2-3 बातें सुनी, जैसे ये कह रहे हैं कि गुर्दे की प्रॉब्लम के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जी। तो मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर भी रहा हूँ, लेकिन तकरीबन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ देर से ना मैं घर में बैठा हुआ था। तो जब मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो मेरी शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और गुर्दों की भी ये हालत थी कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। जिना हॉस्पिटल में गया और तकरीबन 4-5 दिन मेरे गुर्दों ने काम नहीं किया, उसकी वजह से मुझे यूरिन भी नहीं आया। 4-5 दिन मेरी ये पोजीशन थी, तो डॉक्टर ने स्टीरॉइड दे के मुझे घर भेज दिया कि शायद ये बचे या ना बचे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गुर्दे सारे मेरे डैमेज हो चुके थे, अब बेहतर हो रहे हैं। अब मैं अगर पानी ज़्यादा पीता हूँ तो मुझे पेन शुरू हो जाता है। ये 10 से 15 गिलास अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, लेकिन वही मैं पूछना ये चाह रहा था कि अक्सर भी लोग कहते हैं मैं अगर पानी ज़्यादा पीता हूँ तो मुझे जो है ना ये किडनी में पेन होता है, स्टोन भी है उनमें। अच्छा। तो इसके लिए एक बेहतर हाल बताएं। जी ठीक है, मैं आपका इसका जवाब मैं आपको लेके देती हूँ। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि लोग जो है अक्सर ये समझते हैं कि गुर्दे का जो डॉक्टर है वो डायलिसिस भी करेगा, वही ऑपरेशन करेगा, वही सब कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कुछ
जो एजुकेटेड पेशेंट होते हैं उन्हें तो पता होता जी, है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। मैं यहाँ के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मतलब पेशेंट को आगाह जी। करना चाह रहा हूँ कि जो गुर्दों के जो डॉक्टर हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, जो गुर्दों का इलाज दवाइयों से करते हैं, जी। जो मेडिसिन देते हैं, जो डायलिसिस के जो मामलात हैं वो सब देखते हैं, ठीक है, उनका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं यूरोलॉजिस्ट, जो मेरा काम है, जी, जो हाँ। गुर्दे के हवाले से या मसाने के हवाले से या प्रोस्टेट के मसले या पेशाब की नाली के मसले या सेक्सुअल इश्यूज़, वो सब चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो ठीक मतलब है। सर्जरी से रिलेटेड काम जो है वो यूरोलॉजिस्ट का होता है। जी। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने ये सवाल किया है कि पानी जो पीते हैं, जो अब इनका तो पूरा फिर एक वर्कअप करवा के देखना होगा कि क्या मसला है। हो सकता है कोई गुर्दे की नाली में जो है कोई इनका स्टोन वगैरह हो, या हो सकता है कोई ब्लैडर में इनका कोई इश्यू हो, जी। ठीक है ना। हाँ, देखिए, ये हम बता रहे हैं जैसे पानी पीने से उन्हें पेन हो रहा बिल्कुल है ये सही कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे और होते हैं। डॉक्टर ने डायग्नोज भी किया हुआ है इनको, तो जैसे वो बता देंगे मेरी काफ़ी ज़्यादा पथरी थी, स्टोन्स थे, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप इलाज करें, तो ये जनाब भी आए, उन्होंने करवाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, अब जैसे अब ये जो बात कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 10 से 15 गिलास पानी पिएं। अब एक पेशेंट है जिसका हार्ट का इशू है, एक पेशेंट है जिसको जिगर का मसला है, जिगर एंड स्टेज पर है, एक पेशेंट है जिसके गुर्दे जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, डायलिसिस पर है। अगर वो ये टीवी देख रहे हैं और वो सोच के जो है कि डॉक्टर साहब ने 15 गिलास पानी का पीना शुरू कर दें, तो उनको फ़ायदा नहीं, उनको नुकसान होगा, जी। ठीक है ना। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो वो पेशेंट के जो समझते हैं कि जिनको एक गुर्दे के अंदर छोटा स्टोन बना है, ठीक है, और जो है दोबारा से ना बने, ये उनके लिए है, ठीक है ना। ये वो पेशेंट नहीं कि जिनका जो है दिल 20% 25% काम कर रहा है, वो 15-15 20-20 गिलास पानी पियेंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्लश तो नहीं होगा, वो हाँ, तो जाहिर और है। जो है वो बॉडी में जो है वो जमा होता प्रेशर और रहेगा। वो सब, हाँ। जो पेशेंट जिनके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे और वो 15-15 गिलास पानी पियेंगे, वो तो फिर जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको फिर एक पूरा डाइट चार्ट बना कर देते हैं कि भाई कितना उनको पानी पीना है, कितना जो है वो क्या चीज़ें इनको लेनी है, क्या डाइट रखनी है, वो तो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें तो फिर हम यही एडवाइस करते हैं मरीजों के, भाई आप 10 से 15 गिलास एटलीस्ट 12 गिलास तो पानी पिएं, ताकि जो है वो जो किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो ना हो, मेन जो है वो स्टोन का मसला होता है वो ना बने। ठीक है। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हेलो। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सुहेल बोल रहा हूँ कराची से। जी सुहेल साहब, बोलें। ये डॉक्टर आपके जो हर्निया के डॉक्टर हैं उनसे यही पूछना था, मुझे 6-7 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे हर्निया के। किस चीज़ के? हर्निया के, जी। अम्बलाइकल, प्रीम्बलाइकल, लिंगुअल, और ये सब मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब मसला यही है कि इस वक्त फिर मुझे लगता है कि ये अकरेंस हो चुकी है दोनों की, लॉ डॉक्टर। तो अब ये ऑपरेशन कराने से जब नहीं हो रहा, तो अब क्या दूसरी रेमेडी क्या है? क्या कह रहे हैं, सॉरी? आप दोबारा रिपीट करें, मुझे भी आवाज़ आ मैं रही ये है। कह रहा हूँ अब दोबारा अकरेंस हो रही है, हो चुकी है, डॉक्टर को दिखाया था, तो अब ये कि बार बार ऑपरेशन कराने का जब कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कोई दूसरी रेमेडी है इसकी? ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। बासित साहब आपका। अच्छा, ये भी कराची के ही हैं? जी जी, कराची। अच्छा, इनको तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर ये कोई क्लिनिक में आके एक दफ़ा विज़िट करवा दें, तो जो है मैं उनको देख लूँ, देख कर जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अब इस तरह जो है वो हर्निया का अगर कह रहे हैं और 6 ऑपरेशन हुए हैं, जी, तो और क्या फर्क नहीं पड़ सर्जरी रहा हुई है उन्हें। और फ़र्क क्या नहीं पड़ रहा, और इस वक्त जो है इनकी कैसी कंडीशन है, इनका मतलब वेट कैसा है, इनकी बॉडी की जो है वो कैसा डायमेंशंस वगैरह है, हैं, सब तो वो एग्जामिन करेंगे, देखेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा बेहतर क्योंकि इनकी आइडिया ऑलरेडी होगा। इतनी सर्जरीज हो चुकी हैं, अब आप पता नहीं कि आगे सर्जरी हो सकती भी है नहीं। हल तो देखें, हर्निया की सर्जरी हल तो सर्जरी है, ठीक है, लेकिन अब जो 6 सर्जरीज ये बता रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि इनकी क्या सर्जरीज किस तरह हुई है, कहाँ पर करवाई है, क्या उन्होंने, तो वो सारा अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, एक दफ़ा इनको मैं एग्जामिन कर लूँ, तो उसके बाद बेहतर इनको गाइड कर सकते हैं कि जो है मज़ीद अब क्या जो है आगे करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि दोबारा से जो है पथरी हो सकती है, स्टोन दोबारा हो सकते हैं किडनी में, तो उसके लिए अगर एक दफ़ा ऑपरेशन, अगर आपने बताया कि दोबारा ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से हो सकता है, तो उसका जब दोबारा हम सर्जरी की तरफ जाते हैं तो इसका कुछ नुकसान तो नहीं है? नहीं, देखें इसमें भी आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि पहले ये होता था कि किडनी के जो स्टोन होते थे, तो उसमें छोटा भी अगर स्टोन होता था
तो कोशिश पहले ये करते थे कि पानी वगैरह दें और जो है कुछ मेडिसिन दें जिससे वो खुद फ्लश हो जाए, लेकिन बड़े स्टोन जिनकी सर्जरी होनी है और पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमें यही करना होता था कि हम इंसिजन बड़ा सा देकर जो है वो गुर्दा खोलकर पत्थर जो है वो निकालना होता था, पहले ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई तो इसमें हमें जो है वो सर्जरीज जो हम कहते हैं ना, तो पेशेंट वैसे ही जैसे हम क्लिनिक में बैठे हुए पेशेंट को कहते हैं कि आपके जो है गुर्दे का ऑपरेशन होगा, तो वो जहन में वही आ जाती है बात पेशेंट के कि जो है वो चीरा लगेगा और कट लगेगा और इतने सारे मसले होंगे। तो फिर पेशेंट को हम समझाते हैं कि ये जो है अब वो पुरानी सर्जरीज नहीं है कि जिसमें हम पेशेंट को जो है वो कट लगाकर जो है वो करें। अब जदीद टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे आ गए हैं कि उसमें जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो उसके थ्रू सर्जरीज हम कर देते हैं, पेशेंट को जो है कट भी इतना नहीं लगता। अच्छा, लेज़र से लेज़र का भी अच्छा एक ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है, लेज़र से उस तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाता है या नहीं हो पाता? नहीं हो जाता है, डिपेंड करता है स्टोन के ऊपर कि स्टोन जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब अगर स्टोन जो है वो अच्छा खासा 4-5 सेंटीमीटर का अगर स्टोन है, ठीक है, तो उसमें भी, और दूसरा इसके साथ जो सेकेंडरी स्टोन छोटे जो है वो डॉटर स्टोन अगर हैं किडनी के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो स्टोन रह सकते हैं सर्जरी के बाद भी। तो उसको फिर बाद में जो है वो लिथोट्रिप्सी का जो है एक प्रोसीजर होता है, उससे हम क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन यह है कि क्लियर हो जाते हैं। अगर बहुत ही कोई ऐसा गंदे स्टोन्स हुए कि जो है वो किडनी के हाँ बड़े हुए, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो हम पेशेंट को भी बता देते हैं कि ठीक है कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, आप किसी दूसरे यूरोलॉजिस्ट को दिखा दें जो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक चीज़ नहीं हो सकती वो आप पेशेंट को जो है वो बता दें कि भाई ये इतना काम मैं कर सकूँगा, ठीक है ना, जो सच्ची बात है। जो पेशेंट से आप जितना जो है वो सच कहेंगे तो उतना पेशेंट का जो है एतमाद आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा होगा, और दूसरा जो है पेशेंट का भी भला होगा, आपके लिए भी अच्छा है। तो आप सच बात बता दें कि भाई ये इस तरह का मसला है और इतने स्टोन्स हम क्लियर कर सकेंगे, ठीक है, इतने रह जाएंगे। ये उन केसेस के मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो दोनों किडनीज जो हैं स्टोन से भरी हुई हैं, फेलियर की तरफ है। हाँ, अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो किडनी के अंदर जो पेल्विक एल्सियल सिस्टम के अंदर स्टोन होता है और हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो पेशेंट को हम बता देते हैं कि भाई बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त वो एंडिंग की तरफ है, तो हम हमारे प्रोग्राम में हम जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम उससे जो है यही बोलते हैं कि जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को, हमारी नई नस्ल को, तो आप लोग प्लीज़ अपना एक मैसेज दे दें ताकि फिर हम लोग एंडिंग की तरफ जाएं। मैसेज जो है जो किडनीज़ के हवाले से जो मेरा काम है उसके हवाले से एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि आप अगर डेली पानी की जो इंटेक है वो अगर आप अच्छा रख रहे हैं, 12 से 15 गिलास आप पानी पी रहे हैं, तो उसके साथ आप उन्हीं मतलब 15 गिलास या 12 गिलास में आप 2 से 3 गिलास जो है अपना नींबू पानी का जो घर का लाइम वाटर होता है वो बना के पिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा है किडनी स्टोन को जो है वो कम करता है, वो किडनी स्टोन को बनने नहीं देता। अच्छा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो उसका ख्याल रखें। तो एक यही मैसेज है। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें ज़ियाबतीस जो है वो काबिल इलाज है, अगर किसी को हो जाती तो उसको ऐसा नहीं उसको सोचना चाहिए कि बस अब उसकी ज़िंदगी के सारे चीज़ें, सारा खाना पीना सब चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अब एक बीमारी हो चुकी है, अब आपको उसके साथ रहना है और उसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेकर आ रही हैं, सबसे पहले तो आप उसको चेंज करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आप अपना वेट लॉस करें, स्मोकिंग की हैबिट को ख़त्म करें, जंक फूड्स के इस्तेमाल को कम करें। यानी आप अपनी अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और एक बीमारी आपको हो गई है, काफ़ी और बीमारियों से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और आजकल सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ही चेंज हो गई है। हम लोगों का खाना जो है वो बिना कोल्ड ड्रिंक के हज़म नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है। और बस ये जो है सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। आगे होता है जोड़ों का दर्द भी आजकल यंग एज में इसी वजह से कॉमन है कि सारे यही हम लोग इन चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो आप हज़ार बीमारियों से बच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी के साथ आप ख्याल रखें
और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर तवज्जो दें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब Thank you. आपका। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम जब एंडिंग की तरफ है तो मैं जाते जाते मेरा जैसे हमेशा का मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आज का हमारा प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा हो तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, जो आर्टिफिशियल आप लोग जो चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस किया हुआ है, प्लीज़ उससे आप लोग गुरेज करें। और इसी के साथ आप अपनी होस्ट को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।